हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं 10वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा की तैयारी। और आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न 3 और 4 नंबर में जो आ सकते हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने भूगोल और राजनीति विषय के भी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में निम्नलिखित अंतर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आंसर इस तरह से आप लिखोगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। संगठित क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार व सुरक्षा का लाभ मिलता है। दूसरा है, इस क्षेत्र में कर्मचारियों से एक निश्चित समय तक ही काम करवाया जाता है। समय से अतिरिक्त काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। तीसरा है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की सुविधा रहती है। और चौथा है, संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों को भविष्य निधि, सेवा अनुदान, पेंशन, चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होती है। और पांचवा है, रोजगार सुरक्षित होता है। तो सारे जो संगठित क्षेत्र की जो विशेषता हमने लिख दी है, हमें संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताना है, इसलिए हम असंगठित क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। इस क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार व सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। दूसरा, इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। अगला है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सवेतन अवकाश की सुविधा नहीं रहती है। और चौथा है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के रोजगार सुरक्षित नहीं होते। श्रमिकों को बिना किसी कारण या काम से हटाया जाता है। तो इस प्रकार ये संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर है, बहुत ही आसान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनी को कैसे लाभ पहुंचा सकती है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनी को कैसे लाभ पहुंचा सकती है। तो इसका उत्तर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, क्योंकि पूंजी निवेश करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। तो इस प्रकार से दोहरा लाभ होता है। इसके बाद है, वैश्वीकरण का आशय समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, वैश्वीकरण, सबसे पहले हम आशय लिखेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन केवल ये आ जाता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण का आशय लिखिए। तो सबसे पहले वैश्वीकरण का आशय समझ लेते हैं। वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है, जिससे व्यावसायिक क्रियाएं जैसे विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होना का विश्व स्तर पर विस्तार हो सके तथा देशों के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास हो। उदाहरण है इसका, गूगल कंपनी अमेरिका में स्थित है, लेकिन इसके उपभोक्ता दुनिया के हर कोने में हैं। गूगल की मदद से कोई भी सूचना आपको आसानी से घर बैठे मिल सकती है। तो वैश्वीकरण का आशय था, फिर से समझ लेंगे। वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है, जिससे व्यावसायिक क्रियाएं जो होती है उनका विश्व स्तर पर विस्तार हो सके। ठीक है, अब वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं हम लिखेंगे। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वैश्वीकरण की, पहली विशेषता है, इसमें विश्व भर की व्यापारिक बाधाओं को कम करने के प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे कि दो देशों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का आसानी से आवागमन हो सके। दूसरी है, वैश्वीकरण औद्योगिक संगठनों के विकसित स्वरूप को जन्म देता है। तीसरी विशेषता है, वैश्वीकरण वस्तुओं एवं सेवाओं के बौद्धिक, श्रम एवं संपदा का भी आवागमन संभव बनाता है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं, फिर से देख लेंगे। इसमें विश्व भर की व्यापारिक बाधाओं को कम करने के प्रयत्न किए जाते हैं, जिससे कि दो देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आसानी से आवागमन हो सके। वैश्वीकरण औद्योगिक संगठनों के विकसित स्वरूप को जन्म देता है। और वैश्वीकरण वस्तुओं एवं सेवाओं के बौद्धिक, श्रम व संपदा का भी आवागमन संभव बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा से क्या आशय है। मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है।
मुद्रा के बदले में हम जो चाहे वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं। प्राचीन काल में कई चीजें मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, जैसे अनाज, पशु आदि। इसके बाद सोना, चांदी, तांबा के सिक्कों का चलन हुआ। आधुनिक मुद्रा में रोजमर्रा के प्रयोग की चीजें न होकर करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। आधुनिक मुद्रा में प्लास्टिक एवं डिजिटल मुद्रा का चलन है। तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, मतलब मुद्रा देकर हम कोई सामान खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से विनिमय का माध्यम होती है और मुद्रा के बदले में हम जो चाहे वस्तु या सेवाएं खरीद सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह रिजर्व बैंक से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व को समझाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार रुपया को व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों के कार्यों के औपचारिक स्रोतों गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भी देखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण प्रदान तो नहीं कर रहा, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहा है। समय समय पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और ब्याज दर क्या है।